Good morning, class 8. Today I will study the topic is modernization and colonization. In previous class, I explain the topic period modern period till modern period. Okay, and let's start modernization and colonization. Modernization created a growing need for various kind of goods and resources in Europe. मॉडर्नाइजेशन आधुनिकीकरण की आवश्यकता थी यूरोप में, जो विभिन्न प्रकार के सामान बन सकें और संसाधनों का यूज़ हो सके, तो इसके लिए मॉडर्नाइजेशन की आवश्यकता थी. सम यूरोपियन कंट्रीज एक्सप्लोर्ड अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. कुछ यूरोपियन देशों ने विश्व के अलग अलग हिस्सों में इसकी खोज की, ठीक है. एंड एस्टैब्लिश ट्रेड सेटलमेंट एट मैनी प्लेसेस, और कई स्थानों पर व्यापार समझौता स्थापित किया, ठीक है. ग्रेजुअली दे एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर लार्ज एरिया अराउंड देयर ट्रेड सेटलमेंट. और सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो वो जिस क्षेत्र पर व्यापार स्थापित किया था जब उन्होंने वहाँ का वीकनेस देखा, वहाँ का एटमॉस्फेयर देखा, तो उन्होंने धीरे धीरे वहाँ पर अपनी पॉलिटिकल पावर स्थापित कर ली, पॉलिटिकल पावर को स्थापित कर लिया. They used to resources of these area to fulfill their own political, military and economic need. और वहाँ के जो संसाधन थे उसका यूज़ उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति, राजनीतिक और अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए या उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया. दिस प्रोसेस केम टू बी कॉल्ड कॉलोनाइजेशन. यही प्रोसेस जो है वो उपनिवेश कहलाती है. मॉडर्नाइजेशन मीन्स क्या होता है? आधुनिकीकरण. और कॉलोनाइजेशन मीन्स होता है उपनिवेश. ओके. द सब्जुगेटेड एरिया बिकेम अ कॉलोनी वेयर बाय इट लॉस्ट इट पॉलिटिकल सोवरेनिटी एंड कंट्रोल ओवर इट्स ओन रिसोर्सेज. तो जो वो क्षेत्र था, उपनिवेश का जो खंड था, क्षेत्र था, वहाँ पर जो कॉलोनी बनाई थी, उपनिवेश का जो क्षेत्र था, उसने धीरे धीरे अपनी जो राजनीतिक संप्रभुता थी वो खो दी थी, ठीक है. एंड कंट्रोल ओवर इट्स ओन रिसोर्सेज. और उसने वहाँ पर जो अंग्रेज़ यूरोपीय लोग आए थे, उन्होंने उस पर उसके संसाधनों पर अपना अधिकार कर लिया था. कंट्रोल ओवर इट्स ओन, और पूरे पर अपना अधिकार कर लिया था. अ कॉलोनाइजिंग कंट्री यूज्ड द रिसोर्सेज ऑफ इट्स कॉलोनीज टू प्रमोट इट्स ओन मॉडर्नाइजेशन. तो कॉलोनी उपनिवेश जो क्षेत्र थे, उपनिवेश रहे देश जो थे को बढ़ावा देने के लिए, कॉलोनी उपनिवेशक देशों को बढ़ावा देने के लिए स्वयं के जो इट्स ओन मॉडर्नाइजेशन, कॉलोनी टू प्रमोट इट्स ओन. तो जो उपनिवेशक क्षेत्र थे उन्होंने अपने मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए संसाधनों का इस्तेमाल किया. बट इन द कॉलोनीज, परंतु जो आपकी कॉलोनीज थी, उपनिवेशक क्षेत्र, इट इंट्रोड्यूस मॉडर्नाइजेशन ओनली द सर्टेन स्फीयर. उन्होंने आधुनिकीकरण का यूज़ या उन्हीं लोगों को अवगत कराया जहाँ पर उन्हें उसकी आवश्यकता थी, या जहाँ पर उन्हें लगता था कि इसमें हमारी रुचि है, यहाँ पे हमें प्रॉफिट होगा उस क्षेत्र में, ठीक है. सच पार्टियल मॉडर्नाइजेशन बेनिफिटेड ओनली स्मॉल सेक्शन. तो ये जो अलगाव था मॉडर्नाइजेशन का, इससे उस क्षेत्र में रह रहे केवल कुछ लोगों को ही बेनिफिट मिला, ठीक है. स्मॉल सेक्शन जनरली, सामान्य तौर पर उस कॉलोनी या उपनिवेशक क्षेत्र में जहाँ जो वो लोग रह गए जिन्हें इससे प्रॉफिट नहीं हुआ, जो लोग बच गए थे, तो कॉलोनियल रूल क्रिएटेड कंडीशन ऑफ पॉवर्टी. तो वहाँ पर जो उपनिवेशक क्षेत्र था, वहाँ पर जो लोगों उससे प्रॉफिट नहीं मिला, वहाँ पर उन लोगों को गरीबी का, असमानता का एंड डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का सामना करना पड़ा, ठीक है. फिर नेक्स्ट टॉपिक है द कॉलोनियल रूल 1605 टू 1947, यानी कि 1605 से 1947 तक. द कॉलोनियल रूल, उपनिवेशक क्षेत्र शासन. द ब्रिटिश केम एज अ ट्रेडिंग कंपनी एंड स्लोली स्प्रेड देयर विंग्स टू एस्टैब्लिश पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर लार्ज एरिया अराउंड देयर ट्रेड सेटलमेंट. जब ब्रिटिश लोग यहाँ आए थे इंडिया में, तो केवल वो व्यापार करने के माध्यम से आए थे. पहले उन्होंने व्यापारिक रिलेशन बनाए थे, बिजनेस, ठीक है, ट्रेड रिलेशनशिप. लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने यहाँ भारत के जो राजा थे उनमें उनकी वीकनेस को देखा, फिर उन्होंने अपने धीरे धीरे पंख फैलाए और वो जिन क्षेत्रों पे व्यापार करते थे वो उन्हीं पर अपना शासन करना शुरू कर दिया. ओके, शासन करना शुरू कर दिया. जैसे मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, प्रेजेंट डे मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे है, जिन्हें प्रेजेंट में चेन्नई, कोलकाता और मुंबई कहा जाता.
इंडिया वाज सीन एज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर ग्रोइंग इंडस्ट्रीज इन यूरोप। भारत को पहले देखा जाता था क्योंकि यहाँ पर कच्चे सामान, जो कच्चा सामान है वो भरपूर मात्रा में उपलब्ध था, जिससे यूरोप के जो इंडस्ट्रीज़ थी उनमें उद्योग को बढ़ावा मिल सके और वो अधिक से अधिक वृद्धि कर सके, इस रूप में उसे देखा जाता है। इट वाज अ मेजर सेंटर ऑफ स्पीसीज, प्रीशियस स्टोन एंड कॉटन। इंडिया जो था बहुत अच्छा या बहुत बड़ा केंद्र था मसालों का, कच्चे सामान, कच्चे माल का और प्रीशियस स्टोन का, बहुमूल्य पत्थरों का एंड कॉटन, सूत का। नेक्स्ट टॉपिक इज मुगल एम्पायर डिक्लाइन आफ्टर 17 CE, यानी कि जो मुगल साम्राज्य था वो उसका अंत हो गया 1700 CE के बाद। तो बाय द मिड 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के मध्य में, द ग्रेट मुगल एम्पायर विच हैड रूल ओवर द मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, जो एक बहुत बड़ा मुगल साम्राज्य था जो भारत के मोस्टली सभी पार्टों पर राज्य करता था। was split into smaller state, वो छोटे छोटे राज्यों में बट गया। The European trader took advantage of the local political instability, तो जो यूरोपियन व्यापारी थे, जो वहाँ के क्षेत्रीय प्रशासन था या राजनीतिक शक्ति थी, उससे उन्होंने लाभ लिया, ठीक है, लाभ उठाया, क्योंकि जो छोटे छोटे और वीकर स्टेट थे उन्होंने उससे कहा कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम्हारे राज्य को बढ़ावा दें, तो उन्होंने उससे बेनिफिट लिया एंड टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मच ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया, और भारत महाद्वीप पर अपना शासन या अपना प्रशासन स्थापित कर लिया। द सब्जुगेटेड एरिया बिकेम कॉलोनीज, तो जो क्षेत्र थे, भूखंड था, क्षेत्र था जहाँ पर बिकेम, अब वो कैसा बन गया, उपनिवेशक क्षेत्र बन गया। एंड लॉस्ट ऑल ओवर कंट्रोल देयर सॉवरेनिटी एंड रिसोर्सेज, और उसने अपनी सारी संप्रभुता और संसाधनों पर जो कंट्रोल था उसका, वो सब खो दिया। किसने? इंडिया में रह रहे लोगों ने या इंडिया के शासकों ने, ठीक। द ब्रिटिश सब्जुगेटेड, अब ब्रिटिश उपखंड, तो इसमें क्या था, ब्रिटिश अडॉप्टेड सच पॉलिसीज, ब्रिटिश जो है कुछ ऐसी पॉलिसीज लेकर आए थे विच डिड नॉट ब्रिंग यूनिफॉर्म इफेक्ट ऑन द लिव्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, जो पीपल भारत में रह रहे थे उनके लिए नहीं थी या उनके लिए लाभकारी नहीं थी। एंड क्रिएटेड कंडीशन इज पॉवर्टी, जिससे गरीबी की स्थिति पैदा हो गई। फॉर एग्जाम्पल देयर वाज मेसिव इम्पोर्ट ऑफ, जैसे कि उदाहरण के तौर पर जो यूरोपियन इंडस्ट्रीज थी, फैक्ट्रीज थी, उन्होंने इंडियन मार्केट में, भारतीय जो बाज़ार था उसमें मशीन मेड जो क्लोथ्स थे उनका व्यापार, उनको बेचना शुरू किया, इंपोर्ट करना। दिस लेड टू आर थ्रेट फॉर द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, जिससे नुकसान किसको हुआ, हैंडीक्राफ्ट, जो हथकरघा लोग थे, जो हाथ के कारीगर थे उनको, और जो ब्रिटिश गुड था, अंग्रेजी सामान था, सोल्ड, वो बेचते थे उसे चीपर, बहुत ही कम प्राइस पर। इवेंचुअली द कॉलोनियल रूल रिलेट टू द इनवेटिबल रेसिस्टेंस बाय द इंडियन, ताकि जो उपनिवेशक क्षेत्र था वो कैसा हो गया, इन रेसिस्टेंस मतलब केवल वहाँ कहते नहीं है कि निवेश क्षेत्र बन गया, वो आप निवेशक क्षेत्र हो गया। सोर्स ऑफ कॉलोनियल पीरियड, नेक्स्ट टॉपिक है सोर्स ऑफ कॉलोनियल पीरियड, स्रोत क्या थे उस समय। इन ऑर्डर टू राइट अबाउट द हिस्ट्री पीरियड, इसके बारे में क्रम वाइज इतिहास के काल के बारे में लिखा हुआ है। हिस्टोरियन नीड टू गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, और जो इतिहासकार थे उन्हें बहुत अधिक जानकारी की आवश्यकता थी और उन्होंने विभिन्न स्रोतों का यूज़ भी किया। द कंपैरिजन टू द एंशिएंट एंड और द मिडिवल पीरियड, अगर हम तुलनात्मक देखें तो प्राचीन और मध्यकाल की अपेक्षा देयर इज़ एन अबाउंडेंस ऑफ सोर्स मटेरियल फॉर राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न पीरियड, तो आधुनिक काल के बारे में ज़्यादा लिखित इतिहास आपको मिल जाएगा और अच्छे अच्छे सोर्स भी है इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने का। हाउएवर इट वुड नॉट बी राइट टू से दैट दिस सोर्स रिप्रेजेंट टू कंप्लीट, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये जो लिखा हुआ है उससे कितना सत्य आगे सामने आता है, ठीक है। वन सोर्स नीड टू बी क्रॉस चेक विद मैनी अदर, यानी अगर आपको इसकी सत्य की जानकारी चाहिए तो आपको एक स्रोत उठा के देखना पड़ेगा और कई सारे स्रोत हैं उन सब से उसको मैच करना पड़ेगा, फिर जो बात सामने आएगी सबसे वही सत्य होगी, तो इसे बोलते हैं क्रॉस चेक, दोबारा एग्जामिन करना। टू गेट अ रिलेटिवली एक्सेप्टेबल अकाउंट, तो आपको इससे सत्य या सही जो जानकारी है उससे जुड़ी हुई वो मिल जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड।
नेक्स्ट टॉपिक इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड। नंबर 1 ऑफिशियल रिकॉर्ड। सबसे पहले ऑफिशियल कार्यालय रिकॉर्ड जो था। द ब्रिटिश मेंटेन स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। जो ब्रिटिश लोग थे वो प्रशासन पर स्ट्रिक्टली बहुत ही कड़े तरीके से कंट्रोल कर रखा था उन्होंने। एंड हैड ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन रिकॉर्ड इन डॉक्यूमेंट। और उनका सारा जो प्रशासनिक जो भी वो क्रिया करते थे, जो भी काम करते थे, उसका लिखित वर्णन था, उन पर रिकॉर्ड था। एज अ रिजल्ट ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, इसका परिणाम ये है कि जो सारे प्रशासन कार्यालय फ्रॉम द लोकल टू द सेंट्रल, यानी कि क्षेत्रीय से लेके केंद्र तक, सेंट्रल तक, सारे स्तर पर हैड रिकॉर्ड रूम। क्या होता था? एक रिकॉर्ड रूम होता है। वेयर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स सच एज लेटर, जहाँ पर सारे ऑफिशियल कार्यालय या आप कह सकते हो जो आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, लेटर है, डिपार्टमेंट ऑर्डर है, सर्वे रिपोर्ट है, एग्रीमेंट है, नोट है, वो सब संरक्षित रखे गए हैं, वहाँ पर है। बिफोर प्रिंटिंग केम इनटू वाइड यूज इन द मिड 19th सेंचुरी। प्रिंटिंग, जब प्रेस का प्रिंटिंग मशीन नहीं आई थी, उससे पहले 19th सेंचुरी तक इसका बहुत ही तेज़ी से यूज़ होता था। डॉक्यूमेंट वर हैंड रिटन, तो जो डॉक्यूमेंट थे वो कैसे हाथ से लिखे जाते थे, हैंड रिटन होते थे। एंड स्पेशलिस्ट, जो उस समय सबसे ज़्यादा डिमांड थी गुड हैंड राइटिंग वाले की, जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी हो, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, ताकि जो डॉक्यूमेंट है वो अच्छे से लिखे जा सके और सबको समझ में आए। इस वजह से द लेटर डॉक्यूमेंट वॉज प्रिंटेड, और बाद में जो डॉक्यूमेंट थे वो क्या प्रिंट होने लगे। बिसाइड रिकॉर्ड रूम में ये रखे होते थे। द ब्रिटिश आल्सो बिल्ट, जो ब्रिटिश लोग थे, अंग्रेजी लोग थे, उन्होंने म्यूजियम बनवाए, अचीवर्स बनवाए थे, ताकि लोग समय समय पर संग्रहालयों में आकर इन्हें देख सके। ठीक है। वाइल आर्टिफैक्ट ऑफ डिफरेंट पीरियड आर प्रिजर्व द डिस्प्लेड फॉर द पब्लिक इन म्यूजियम, यानी विभिन्न प्रकारों के जो आपके आर्टिफैक्ट थे या चिन्हित प्रमाण थे वो वहाँ पर संरक्षित किए गए, और ताकि लोग वहाँ पर आके उनको देख सकें म्यूजियम में। इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड्स, फैमिलीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन स्टोर्ड इन आर्चिव, और जो फैमिलीज और अदर ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने भी इन आर्चिव में इनके रिकॉर्ड रखे हुए हैं, ताकि आप संग्रहालय में जाके इनको देख सको। ओके। फिर है ड्रॉबैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड। सबसे पहले वो उसका ढांचा तैयार करते थे। मैनी इंडियन वर वर्किंग एट गवर्नमेंट ऑफिस, कई सारे भारतीय लोग जो थे वो गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते थे, बट दे हैड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ब्रिटिश ऑफिसर्स। पर वो किसके इंस्ट्रक्शन पर काम करते थे? ब्रिटिश ऑफिसर्स के इंस्ट्रक्शन पर काम करते थे। मोस्ट ऑफ दिस ऑफिशियल रिकॉर्ड वर मेड फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटर, जो ज़्यादातर जो ऑफिशियल रिकॉर्ड थे वो एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा बनाए जाते थे। ठीक है। प्रिजर्व पर्सपेक्टिव्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, ताकि उन चीज़ों से वो सेटिस्फाई संतुष्ट हो सके। सो दीज रिकॉर्ड माइट गिव ओनली वन पिक्चर, इसीलिए इन रिकॉर्ड्स में केवल एक पिक्चर दी जाती। बट द काउंटर पिक्चर्स आर आल्सो अवेलेबल, बट काउंटर पिक्चर्स अवेलेबल होती थी थ्रू अदर रिकॉर्ड। उसी समय के जो अदर रिकॉर्ड्स थे उनसे आपको काउंटर पिक्चर्स भी प्राप्त हो जाती थी। प्री कॉलोनियल अचीवर्स ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय के दौरान द हिंदू किंग्स डिड नॉट नाउ द आर्ट ऑफ कीपिंग रिटन रिकॉर्ड, तो जो हिंदू राजा थे वो ये नहीं इस कला को नहीं जानते थे कि ये रिकॉर्ड जो है वो लिखित रिकॉर्ड रखना चाहिए। दे गॉट देयर ऑर्डर इंस्क्राइब्ड एंड केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज एंड बैटल, वो क्या करते थे? जो ऑर्डर देते थे उन्हें लिखते थे, या फिर जो युद्ध उन्होंने जीते हैं उनके बारे में लिखा होता था, उनका रिकॉर्ड वो रखते थे। बट द काउंटर पिक्चर आर आल्सो राइटिंग वॉज डिफ़िकल्ट एज देयर वॉज नो पेपर एट दैट टाइम, उस समय लिखना बहुत मुश्किल था क्योंकि उस समय पेपर नहीं हुआ करता था, केवल वो चित्रकारी के माध्यम से उसको दर्शाते थे। हाउ एवर फ्यू रिकॉर्ड ऑफ इवेंट हैव बीन डिस्कवर्ड, जब हमें खोज हुई तो कुछ रिकॉर्ड्स मिले थे। रिटन ऑन ताम्रपत्र, कॉपर की प्लेट पर लिखे हुए थे। ठीक है। एक ट्रैवलर थे हुएनसांग एंड फाहियान, जो चाइना से यहाँ आए थे, एंड मार्को पोलो, जो इटली से आए थे, हु ट्रैवल थ्रू इंडिया, जिन्होंने भारत में यात्रा की थी। ठीक है। और कैप्टन एन अकाउंट एवरीथिंग दे सॉ, उन्होंने जो जो देखा उसको लिखा था अकाउंट में। फ्रॉम देयर अकाउंट, उनके अकाउंट से वी गेट एन आइडिया ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, उस समय के प्रशासन के बारे में जानकारी या आइडिया मिल जाता है। सोशल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंटेम्प्रेरी पीपल, वहाँ रहने वाले लोगों की सामाजिक और आर्थिक जीवन कैसा था इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एम्परर अशोका केप्ट
Emperor Ashoka kept record for public view of stone pillars which are still intact and can be seen in Delhi and other places of India. Emperor Ashoka के जो रिकॉर्ड थे, पब्लिक व्यूज़ थे, उन्होंने उसको स्टोन पिलर, पत्थरों के शिलालेख पर लिखवाया था, जिन्हें आज भी आप दिल्ली में और भारत के अन्य स्थानों पर देख सकते हो। ठीक है। बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर, बाबर जो था वो फर्स्ट मुगल एम्परर था जिसने रिकॉर्डेड द डिटेल ऑफ हिज रीजन, उसने अपने काल के बारे में या उसके काल के बारे में, जो उस क्षेत्र में जब वो शासन करता था उस समय के बारे में जो डिटेल रिकॉर्ड चाहिए वो उसने तुझके बाबरी में लिखवाया था। तुझके बाबरी, बाबरनामा, उसमें लिखा था। अबुल फजल रिकॉर्डेड अकबर पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन अकबरनामा। अबुल फजल ने अकबर के समय की पॉलिसी और उसके प्रशासन के बारे में अकबरनामा में लिखा है। दस वी कैन सी दैट a few archival record did exist in the pre-colonial India। यानी कि हम कह सकते हैं कि archival रिकॉर्ड थे उस समय के भी जब प्री कॉलोनियल क्षेत्र राज था इंडिया में, उपनिवेशक क्षेत्र नहीं था या कम।